socialism in Europe and Russian Revolution. देखिए सेवनटीन 76 की में यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, क्योंकि उस समय थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार कर लिए थे, 2000 आविष्कार। थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का किया, स्टीम इंजन का किया, स्पिनिंग जेनी का किया, 2000 इन्वेंशंस उनके नाम पर हैं। ठीक है, तो उस समय वहाँ पर क्या हो गया, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगने लग गई। तो मैं बात कर रहा हूँ 1776 से 1864 तक। और फिर तुमने उसी के बाद देखा, अगर लोग काम करने लग जाए फैक्ट्री में तो क्या होता है, उनको बंदी सैलरी मिलती है फैक्ट्री में। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन समझ गए ना, तो उनका दिमाग फिर खाने पीने में नहीं लगता, सैलरी तो आ ही रही है। फिर वो सोचते हैं नेशन के बारे में, किस चीज़ के बारे में सोचेंगे कि कैसे चीज़ बदली जाए, ये किया जाए। पैसा मिल रहा है, सैलरी पर्सन का ही है, और जिसको रोज़ का रोजी रोजगार करना है वो सोचेगा ये सब चीज़ों के बारे में। तो रिवॉल्यूशन कब आता है, जब इंडस्ट्री आती है, तो लोगों का स्टैंडर्ड अप होता है और उसी के साथ वो मिलते भी हैं। एक साथ 1000 लोग खाना खा रहे हैं, तो वो 1000 की पावर बड़ी होगी कि जो गांव में खेत में दूर दूर किसान हैं उनकी पावर बड़ी होगी। वो कभी एक साथ हो ही नहीं पाएंगे। तो इस वजह से रिवॉल्यूशन तभी आता है जब इंडस्ट्री आती है। ये बात तुम्हें समझ में आ गया? तो इसलिए ये पीरियड कब का था बोलो, दैट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। तो यूरोप में रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसी के साथ साथ किसमें रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस में भी रिवॉल्यूशन हुआ। और आप लोग जानते हैं कि वो बास्टील जेल कब तोड़ी गई, अगर आप पहला देखेंगे। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो 1779, इससे 3 साल बाद ही रिवॉल्यूशन आ गया। एनीथिंग विच इज गेटिंग रिवॉल्व 180 डिग्री फेस डिफरेंस, आदमी ऐसे और पलट जाए, इसको कहते हैं रिवॉल्व। चीज़ को पलट के रख देना, इसी को कहते हैं रिवॉल्यूशन। समझ में आई? दुनिया में सब जगह रिवॉल्यूशन आ रहा था उसी समय। 1790 टू 1800 यूएसए में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। तो उस समय कार्ल मार्क्स का उदय हुआ जर्मनी में। अब ये कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स, चेक करो। मेरा कहने का मतलब है जब यहाँ रिवॉल्यूशन आ रहा है ये 1900 में, रशिया में तो बहुत देर लेट रिवॉल्यूशन आया, सब जगह आगे चला भी गया। यूएसए में आया और 10 साल में उसने कर लिया जो करना। लेकिन क्या रशिया में ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। रिवॉल्यूशन वहाँ कब आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलो, 1900 और 1910 तक चला, फिर और भी आगे तक चला 1910 तक। ये इसको कहेंगे रशियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अभी तो मैं वहाँ की क्रांति की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ का राजा कब हटाया गया, जार, वो सब कुछ नहीं कर रहा। लेकिन इंडस्ट्री कब आई बोलो, 1900। तो लेट आई कि नहीं आई? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और भारत उस समय 1900 में अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा था। 1900 में हमारी क्या हालत थी बताओ? हम कोई रिवॉल्यूशन कर रहे थे? यहाँ से पैसा ड्रेन हो रहा था, जैसे बॉडी से ब्लड ड्रेन होता है। $45 ट्रिलियन हमारे से ले गए ब्रिटेनिया, जबकि आज अमेरिका में $19 ट्रिलियन उनकी इकॉनमी है, उससे 3 गुना वो हमसे ले गए। हम तो 1947 के बाद सोच पाए रिवॉल्यूशन का, हम बहुत पीछे हैं, हमारा यहाँ नाम कहीं नहीं आ रहा। हमारे रिवॉल्यूशन कभी ऐसा आया क्या? हम तो स्लो ग्रोथ करते रहे। लेकिन इस समय क्या तुम समझ सकते हो कि वहाँ यूरोप में रिवॉल्यूशन ये क्यों आया?
क्योंकि उन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी। यहाँ से जब पैसा जाना शुरू हुआ और यहीं पे माल बिकना शुरू हुआ, यही तो रिवोल्यूशन है। यहाँ से 2 रुपए का कॉटन ले जाते थे, 200 की शर्ट कंपलसरी बेचते थे, तो क्या रिवोल्यूशन नहीं आ जाएगा? इसकी वजह से वहाँ क्या हुआ बताओ, जब वहाँ रिवोल्यूशन आया, When the revolution started, कार्ल मार्क्स कहाँ के बताइए? फिलोसोफर ऑफ जर्मनी। देखो इस चीज को, he was philosopher of Germany। देखिए कार्ल मार्क्स के बारे में जानने के लिए कार्ल मार्क्स है, तो ये कहाँ के थे बताइए? He was फिलोसोफर तो थे ही, राइटर भी थे, एक्टिविस्ट भी थे ऑफ जर्मनी। ठीक है, एट दैट टाइम वहां पर जर्मनी में क्या था? टाइम नियर बर्लिन। बर्लिन बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी थी, जर्मनी का ही तो हिटलर भी था। ठीक है, तो एट दैट टाइम इंडस्ट्री क्या हो रही थी? इंडस्ट्री वॉज इन फुल स्विंग एंड मैनी ऑफ द विलेजर्स, जो आसपास के रहने वाले लोग थे वो कहाँ आने लगे बताओ? शहरों में आने लगे। दे केम, जो पहले एग्रेरियन था, खेती बाड़ी थी, वो अब बदल गया था मशीनरी में। किस में बदल गया था? तो मैनी ऑफ द विलेजर्स नाउ शिफ्टेड टू, दे केम टू सिटी, वहां पर होने लगे। सो एंड मैनी विलेजर्स केम टू सिटी एंड बिकेम वर्किंग क्लास। अब जब इनको इतने लोग मिले, however their condition was pitiable। तुमको क्या मालूम है, 18 घंटे इनसे काम लिया जाता था और डॉर्मेट्री में निवास करते थे। टॉम्स होते ना बड़े बड़े, बैरक्स में सो जाते थे, एक साथ खाना खाते थे, और टॉयलेट की, सैनिटरी की सिटी में कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। सो देयर वाज ऑल प्रॉब्लम, बहुत ये डर्टी सैनिटेशन में रहते थे और कोई अच्छी सुविधा नहीं थी। सही है कि नहीं? तो इन सब वजह से क्या हुआ? द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास कैसी थी? वॉज पिटिएबल, दयनीय थी, एंड वर्किंग आवर्स आर प्रोलॉन्ग। अगर किसी से तुम 18 घंटे काम लोगे तो 6 घंटे सोएगा वो, फिर काम पे लग जाएगा। उसके लिए तुमने जीवन में क्या दिया? 6 घंटे सो, 18 घंटे काम, ऐसा। तो दैट इज वर्किंग आवर्स वर प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का क्या मतलब है? 15 से लेके 18 घंटे तक। एंड सैलरी इज वास्टूलेस। इतनी बात तुमको समझ में आ गया? तो इतनी सब बातें हो गई थी। सैलरी वाज टू लेस। सैनिटेशन कैसा था बताइए? सैनिटेशन ऑफ सिटी वाज पुअरली डेवलप्ड। इतनी जल्दी तो तुम नीचे सब सैनिटेशन सीवर लाइन खोद नहीं दोगे, ये सब चीज हो गया। कहने का मतलब है जो अर्बनाइजेशन या जो सिटी का बनना हुआ, वो कैसे बनना हुआ? इंडस्ट्री की वजह से। जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लगी वहीं तो सिटी बनी होंगी। बोलो, बात समझ में आ गई? अब बताओ, इन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने जर्मन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी बनाई। क्यों बनाई भाई? हजारों हजार लोग हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं रख रहा है। हो सकता है कार्ल मार्क्स भी उन्हीं के आसपास उनमें से मिलने जुलने वाले लोग हों, उन्हीं में से ही तो होंगे। जब सबकी दशा देख रहे हैं ठीक नहीं है, तो इनके माइंड में एक आइडिया आया। उन्होंने कहा देयर इज ओनली 2 क्लास, वन इज रिच एंड वन इज पुअर, एंड देयर विल ऑलवेज बी कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू। दिखने में अगर हम इंडिया में भी देखें तो ब्राह्मण और
जो शेड्यूल कास्ट हैं उनमें भी क्यों कन्फ्लिक्ट हुआ? रिच और पुअर की वजह से। बहाने कुछ भी हो सकते हैं। रिच ऐसा भी हो सकता है कि उनमें स्किन डिफरेंस हो सकता है, गोरे अमीर हो सकते हैं, काले गरीब हो सकते हैं, तो कन्फ्लिक्ट में दिखने में अलग अलग चीज दिखती हैं। बट कार्ल मार्क्स ने क्या बताया कि देयर इज ओनली टू क्लास, वन इज रिच एंड वन इज पुअर। पुअर्स आर ग्रेट इन नंबर बट ऑलवेज गेट एक्सप्लॉइटेड। हमेशा रिच थोड़े होंगे और पुअर क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे, वो हमेशा एक्सप्लॉइट होते रहेंगे। सो दे शुड गेट यूनाइटेड एंड स्नैच, क्या स्नैच कर लेना चाहिए? ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिलोंगिंग्स ऑफ द रिच, इफ पॉसिबली देन किल देम। इन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी है, यू आर अर्निंग बट दे आर गेटिंग बेनिफिटेड, यू आर वर्किंग बट दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। तो इन्होंने बताया कि जो अमीर है, पहली बात तो इन्होंने बहुत बड़ी बोल्ड भी चीजें बोली हैं। इन्होंने बोला कि जो तुम्हारा बच्चा हो वो कम्युनिटी पाले। क्यों? क्योंकि नहीं तो रिच अपने बच्चे को दे देगा सामान और फिर वो उनके बच्चे को दे देगा, तो रिच हमेशा रिच ही रहेगा। रिच क्यों इतना कमाता है बोलो? इन्होंने कहा कि जो बच्चे होने चाहिए वो कम्युनिटी के होने चाहिए। खैर वो चीज़ तो हो नहीं पाती है किसी सिस्टम में कि हम अपने बच्चे को दे दें, कम्युनिटी पाले। लेकिन इन्होंने कहा कि द प्रॉपर्टी शुड नॉट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम फादर टू सन। अमेरिका में यही हो रहा है, जब फादर मरता है तो 50% प्रॉपर्टी अमेरिका ले लेती, कहते 85%। ऐसा होता है, यहाँ हो रहा है। यहाँ एक बार हियरार्किकल रूल संसद में आया था, बहुत विरोध हुआ था, कोई पार्टी को देगा नहीं। तो अब मार्क्सिज्म का क्या मतलब समझते हो तुम? इसके 3 नाम। इन्होंने क्या दिया? ही हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। कम्यून का मतलब क्या होता है? गांव। और सोशल का मतलब क्या होता है? एनी सोशल ग्रुप। हु आर पुअर, वो सब सोशल है। और उन्हें क्या करना चाहिए? जो कुलक्स हैं, कुलक्स कौन होते हैं? अमीर लोग, उनका सारा जमीन ले लेना चाहिए। बोलो बात समझ आ गई? तो इनका कहना क्या था? ही स्टेटेड दैट वर्कर्स शुड रिवोल्ट, राइज, यूनाइट एंड रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को 180 डिग्री घुमा देना। एंड ऑल ही सेड, ही स्टेटेड, फर्दर क्या स्टेट किया? दैट देयर आर 2 क्लास, देयर आर ओनली 2 डिविजन्स इन सोसाइटी। ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। डिविजन्स इन सोसाइटी कौन कौन से थे? रिच एंड पुअर। पुअर आर ग्रेट इन नंबर, मोर इन नंबर, बट विल बी ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड। उनको एक्सप्लॉइट किया जाता रहेगा, ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड बाय रिच। अच्छा, इनका और भी कहना था। इन्होंने कहा कि जो रिच है उसके लिए रिलीजन नहीं है, पुअर के लिए रिलीजन है। पुअर जाएगा, भगवान मुझे पैसा दे दो, मेरे घर में लड़की की शादी है, अल्लाह मुझे पैसा दे दो। पुअर के लिए कि उसे भ्रम में रखा जाए, वो गरीबी में जी रहा है। वो कभी ईस्ट जीसस क्राइस्ट के पास जाएगा, कभी अल्लाह के पास जाएगा, कभी भगवान के पास, कभी राम के पास, कभी दुर्गा के पास। रिच मजे करे, सब रिच एक हैं, सब रिच में, चाहे अमीरात का रिच हो चाहे यहाँ का। जब वो मिलेंगे खूब मछली उड़ाएंगे, मुर्गे उड़ाएंगे। उनके लिए कल्चर नहीं है, उनको मालूम है इन्हें होल्ड करने के लिए धर्म के भ्रम में रखना होगा। बोलो बात समझ आया? रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन कर सको गरीबों में तो करो, कास्ट के बेसिस पे करो। ये कौन करता है बताओ? दीज डिविजन्स आर मेड बाय whom? रिचेज ओनली। कास्ट बना दी, क्लास बना दी, रेस बना दी, क्रीड बना दी, ये सब किसने बनाया? रिचेज ने। क्यों बनाया? कि तुम उसी में फंसे रहो और वी विल डिवाइड एंड रूल की ही पॉलिसी है, और कुछ नहीं। बोलो बात समझ में आ गई? और इन्होंने बता कहीं का कोई भी पुअर हो, वो सब सेम है और सभी रिच सेम।
इवन तुमको मालूम है कि जो जार था उसकी वाइफ का नाम अलेक्जेंड्रा था। कौन था? और जो अलेक्जेंड्रा थी वो विक्टोरिया की पोती थी। और यूरोप के 26 देश में ये पूरा रानी विक्टोरिया का ही पूरा क्लैन है। कहीं उसका दामाद है, कहीं ससुर है, स्पेन है, पुर्तगीज हो गया, जो भी देख लो, पूरे सारे रिचेस में एक ही परिवार। वही परिवार का अगर आगे का देखोगे तो वही चल के आपको अमेरिका में भी कुछ रूलर्स उनमें हुए हैं, वो विक्टोरिया के परिवार। क्या है फ्लो चार्ट वहाँ दिखा, तुमको बात समझ आ गई? इनका कहने में ये पकड़ लिया इन्होंने कि हो क्या रहा। बोले ऑल रिचेज आर सेम, जो विक्टोरिया है वही जार, क्योंकि उसकी पोती का शादी यहाँ हो गया। अब इतनी बात तुमको समझ में आ गई कि नहीं? विक्टोरिया की ग्रैंड डॉटर एलिजाबेथ थी, वो तो तुम लोगों को मालूम है कि अभी जो थोड़े दिन पहले मरी हैं, पर पोती थी। और भी जितने भी हैं वो हम अभी दिखाएंगे। तुमको क्लियर हो गया बात कि दो लोग हैं। फिर इन्होंने क्या कहा? ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड बाय रिच। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? He has given, क्या किया उन्होंने? The concept of Marxism। इसका दूसरा नाम क्या है बोलो? सोशलिज्म। ये 2 नंबर का आएगा, इतना लिख देना तो तुम्हारा काम मिल जाएगा। कार्ल मार्क्स पे नोट, ठीक है। और क्या दिया? कम्युनिज्म। देखो कम्यून का मतलब क्या होता है? कम्यून का मतलब होता है विलेज ग्रुप। विलेज ग्रुप। और सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? कि ऑल पीपल इन सोसाइटी शुड हैव इक्वल मनी। सोशलिज्म का मतलब समझ गए कि अमीरों का पैसा लेके सब में बराबर बराबर बांट दो। इसी को समाजवाद कहते हैं। भारत में इसकी एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिसके नेता हैं अखिलेश यादव। तो समाजवाद, इसको क्या कहते हैं? समाजवाद। और मार्क्स ने दिया था, इसलिए इनको मार्क्सिज्म कहते हैं। तो किस तरीके से हमने देखा कि जो कार्ल मार्क्स थे, ठीक है, कार्ल मार्क्स, सिर्फ इतना इनके बारे में और लिख देना कि ये 1818 में जन्मे और 83 में मरे। और जरा ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा है? 1818 से 1883 में करें, ठीक है। इन्होंने जर्मन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी बनाई। क्या किया इन्होंने बोलो? जर्मन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी बनाई। और जर्मनी में सब जगह, यहाँ से उधर से उधर से, तुमको क्या मालूम, क्या भारत में ही सिर्फ कोलोनाइजेशन था? नहीं, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह फैला था। कहीं कहीं जर्मनी की भी होंगी। तो ऐसी स्थिति में जर्मन में सिर्फ 40% गरीब थे। और तुम्हारी बुक का जो पहला चित्र है उसमें दिखाया है कि फ्रांस में भी, पेरिस में वर्कर्स ने क्या किया? विरोध किया। जरा देखो और कैसे गोलियों की बौछार हुई है। पहला फिगर देखो, पेरिस कम्यून। पेरिस कम्यून देखा आपने? आपकी बुक में डायग्राम बनाई गई पेरिस कम्यून के नाम से, ठीक है। लंदन का तो इन्होंने दिखाया है वर्कर्स का। और अगले पेज पे 29 पेज पे देखो, दिखाया है कि नहीं? पेरिस कम्यून। कहने का मतलब है, सुनो रोहित, 50% गरीब कहाँ थे? 50% ब्रिटेन में थे, यूनाइटेड किंगडम में, और 40% फ्रांस में थे। तो जब लोगों ने इनसे प्रेरणा लेके राइट्स किए, तो राइट्स करने के बाद उन पे ऐसी गोली की बौछार की गई, फिर कभी उठ नहीं पाए। तो सोशलिज्म यूरोप में डेवलप हुआ, लेकिन सक्सेस हो पाया? भाई जहाँ गरीब ही नहीं होंगे वहाँ सक्सेस होगा क्या? सक्सेस कहाँ हुआ? जाके रशिया में। यहाँ पे सब मार दिए गए, लेकिन प्रेरणा किसने ली जाके? क्यों? क्योंकि वहाँ 85% एग्रीगेरियन लोग, दैट इज गरीब लोग। सक्सेस तो वहीं होगा जहाँ ज़्यादा गरीब होंगे, अमीरों की जगह तो नहीं होगा। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया बताइए? मार्क्सिज्म तुम्हें समझ में आ गया? मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट, ही हैज, एक लाइन और लिख देना, एक तो लिख देना, ही हैज फाउंडेड जर्मन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। पूरी बात इनके ऊपर मुकदमा चला, बोला अब इनको फांसी पे लटकाओ। ये भाग के चले गए यूके, देखो मृत्यु यूके में हुई है। इवन इनके दोस्तों ने इनको खाना दिया, इतने अमीर थे, सब पैसा ऐसा छोड़ गए। और जरा इनकी मृत्यु देखो कहाँ हुई,
क्या लिखा है बोलो? भागे भागे फिरे, ऐसी स्थिति बिल्कुल वहां कुछ चला ही नहीं, वर्कर्स का कुछ चला? चलिए, ही फाउंडेड जर्मन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। अच्छा, आपकी अगली पेज में लिखा है कि फ्रांस में और जर्मनी में 40% और 50% ही वर्कर्स थे, सो इट कुड नॉट सक्सीड। 26 पेज पे कहीं लिखा होगा, आप देख लेना। सो इन फ्रांस और जो भी है, देयर वर 40%, जो 40% पुअर थे, पुअर एंड वर्कर्स जो थे। एंड इन इंग्लैंड उस समय कितने लोग थे? 50%। फ्रांस, द वर्कर्स, द मार्क्सिस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। दोज वर्कर्स यूनियन अटैक किस पर किया? कम्यून का मतलब तुमको समझा दिया। तो पेरिस के पार्लियामेंट में जाके बैठे। तुम सोचो, सारे वर्कर बैठ के बोले हम चलाएंगे, ये मेरी पार्लियामेंट। ऐसे घुस जाओ, बहुत सारे मजदूर लोग घुस जाएं किसी पार्लियामेंट में, उनको वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, तो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स ने गोलियां से मारा, और देखो तुम्हारे उसमें चित्र बना, और बाहर निकल गए। फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई कभी कभी। बोलो, समझ में आ गई बात आपको? सो इन फ्रांस, कहाँ पर हुआ? इन पेरिस। वर्कर्स यूनियन ने क्या किया? पेरिस कहाँ पर था? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और जर्मन की बर्लिन है। ये कहीं के भी हो, पूरे यूरोप में इनका आइडिया फैला। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन सब जगह धीरे धीरे हुआ, उसी तरीके से चाहिए जर्मनी के, सब आस पास की जगह है, इनका आइडिया फैला। तो फ्रांस में क्या हुआ? वर्कर्स यूनियन, वर्कर्स यूनियन अटैक ऑन पार्लियामेंट, उस पर कब्जा कर लिया, कन्फिस्केटेड इट, एंड नेम्ड इट पेरिस कम्यून। और नाम क्या दिया गया? एंड नेम्ड इट पेरिस कम्यून। ये बहुत बड़ी बात है, पेरिस में ऐसा हुआ। अब ये कब की बात है, जरा ये देख लो। तो क्या उसमें कुछ डेट लिखी गई है? 1871, यहाँ पे ये चीज हुई है 1871। और ये कब के हैं? इन्होंने अपना ये दिया होगा जब 40 साल के हुए होंगे। इसमें 40 और जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा? 58। 12 साल में फैल गया इनका पूरा। 40 साल के थे तब इन्होंने मार्क्सिज्म के लिए बुक लिखी है 3-4 बड़ी, ठीक है। तो अभी भी जो हमारे यहाँ के लेफ्टिस्ट लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जानते ही हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वो लोग इन्हीं को मानते, मार्क्सिज्म चला है। अब सिर्फ वो केरला में बचा, और हमारे यहाँ इंडिया में कोई नहीं है। इतनी बात उनको समझ में आ गई। तो अब इनको क्या किया गया? नेम द पेरिस कम्यून, दे वर फायर्ड एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम पार्लियामेंट। समझ में आ गई ना मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? चैप्टर का नाम इसलिए बता रहा हूँ। सो they were fired by troops, troops ने उन पर फायर किया, and expelled, expelled कर दिया from parliament. In this manner socialism was unsuccessful in Europe at other places also. लंदन में भी तुम देख लो, तुम्हारी बुक में गरीबों की स्थिति है, लेकिन उतने गरीब थे ही नहीं। थोड़े गरीब मिलके क्या कर लेंगे? तो क्या हुआ? इन दिस मैनर द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म वॉज अनसक्सेसफुल। कहां पे अनसक्सेसफुल हुआ? इन यूरोप।
लेकिन उसी समय अब जरा देखो कि यहां तक कि तुमने बात समझ ली, मैंने पेरिस कम्यून लिख दिया कि पेरिस कम्यून की घटना हुई थी, लेकिन ये जरा सोचो कि 1894 में क्या हुआ, 1894 से 1917 तक क्या हुआ। जार निकोलस II का रशिया में शासन था, और वो किसका बेटा था? अलेक्जेंडर का। सही है। तो दैट इज जार निकोलस। समझ लो इस चीज को। रानी विक्टोरिया ने अपनी बेटी की शादी, समझ आया, जर्मनी में की। उसकी जो बेटी हुई उसकी शादी इससे कर दी। तो बोलो उसकी जो पोती हुई वो जर्मनी की मानी जाएगी कि इंग्लैंड की मानी जाएगी? जर्मनी की मानी जाएगी। ऐसा हुआ क्योंकि उसको तो अपने बेटे बेटियों की शादी सब तरफ करनी थी, पूरा यूरोप मेरा है, ये चीज़ थी। तो अब ऐसे मन में मत सोचना कि इसकी वाइफ जो अलेक्जेंड्रा थी वो फिर तो इंग्लैंड की हुई, इंग्लैंड की नहीं हुई, उसकी माँ तो जर्मनी की है। अच्छा अब बताओ जार निकोलस के बारे में, यहां तक तुम्हें पता चल गया। रशियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यहां तक बात हमने पूरी कर दी कि ये फेल हो गया। तो क्या हो गया बताइए? इट वाज अनसक्सेसफुल इन यूरोप। और कौन एक्सपेल्ड हो गया? दैट इज कार्ल मार्क्स वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम जर्मनी एंड ही मतलब रिमेन, उसने अपनी जो स्पेंट हिज रिमेनिंग लाइफ इन यूके। कार्ल मार्क्स was expelled from Germany, किस तरीके की इसने चीज की, and he spent his remaining life in अब बात आगे की करो। अब आगे की बात आते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन इज मार्क्ड, अगर मैं रशियन रिवॉल्यूशन की बात करूं तो फरवरी से लेकर अक्टूबर, इसी को सिर्फ रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड व्हेन एंड लास्टेड अप टू व्हेन, तो ये फरवरी 1919 से अक्टूबर 1919। समझ में आया भाई बात? वहां के लोग जूलियन कैलेंडर फॉलो करते थे। कौन सा कैलेंडर? वो 13 दिन पीछे चलता है। तो जो जो मैं डेट बताऊंगा अभी तुम लोग कौन सा करते हो बोलो? ग्रिगोरियन। आजकल जिससे ये सब हम लोग कैलेंडर हमारे बिकते हैं वो कौन सा है? फादर ग्रिगोरी और वो फादर जूलियन। ये कैलेंडर 13 दिन पीछे चलता है, 13 दिन। तो इसलिए कहीं अगर ये लिखा हो नवंबर रिवॉल्यूशन तो समझ लेना हमारे कैलेंडर के हिसाब से। और उनका रशिया का कैलेंडर 13 दिन पीछे का। उनके यहाँ जब अक्टूबर होता है तो हमारे यहाँ नवंबर होता है। ओके, तो ये जूलियन कैलेंडर कहाँ पे फॉलो किया जाता है बोलो? रशिया। और ग्रिगोरियन कैलेंडर कौन फॉलो करता है? वर्ल्ड। तो ये कैलेंडर 13 डेज बैक है, बिहाइंड है। इसलिए कई जगह पर किसी जगह पर कुछ एनॉमलीज हो सकती है। ठीक है, अब देखो इन रशिया, अब रशिया पे आ जाओ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, भाई डेवलपमेंट की बात करो, रिवॉल्यूशन वहां क्या होगा? क्या वहां कहीं से पैसा आ रहा है क्या? वो तो बस धीरे धीरे डेवलप करेंगे। वॉज स्टार्टेड लेट, कब स्टार्ट हुआ? स्टार्टेड लेट इन 1890 में स्टार्ट एंड लास्टेड अप टू, कब तक रहा बोलो? 1910। मतलब ये ऐसा दिया है, आप इसे 1900 कह रहे हैं, 1900 ही कह 1900। और कब से कब तक चला? 1910 तक चला। ठीक है। इट वॉज ओनली कन्फाइंड टू सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। इतना बड़ा रशिया यूरोप का कई गुना होगा, लेकिन 2 ही शहरों में वहां पर क्या हुआ?
It was the era of heavy machinery, metallurgy and railway network expansion. रशिया की मेटलर्जी आज भी सबसे अच्छी, उसके जो जहाज होते हैं चाहे मिग 21 हो, 50 साल से 40 साल से हम उड़ा रहे, कुछ होता ही नहीं, नंबर 1 मेटल, रोबस्ट है, पटक दो कुछ नहीं। तो वहाँ पर किन थी जो मेटलर्जी समझ में आता है कि एलॉइंग, अलग अलग मेटल को मिलाना, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल एंड एलॉइंग, ठीक है। तो वहाँ कहाँ पर हुआ बताओ? इट वाज कन्फाइंड टू सेंट पीटर्सबर्ग एंड it was confined to St. Petersburg and अब जरा देखिए, at that time there was ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो उसको कहते हैं, जो ये गवर्नमेंट थी ये कोई 10-20 साल की नहीं थी, ये 700 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी राज कर रही थी, इतनी ऐसी ऑटोक्रेटिक। एक जो हो तो चल जाए, तो राजा का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, तो उसमें कैसा किंग का फीलिंग आ जाएगा, 700 साल से ही चल रही थी, ठीक है। अब जरा देखिए, at that time there was an autocratic ruler, और कौन था बताइए ऑटोक्रेटिक रूलर? जार निकोलस II। ये देखिए, ये ऑटोक्रेटिक रूलर था उस समय, जार निकोलस, ओके। और what was the dynasty of Tsar Nicholas II? देखो ये बहुत फेमस डायनेस्टी है, रोमानोव। और ये जरा इसको पढ़ो, कब से कब तक था? मतलब 1613 से। इसकी डायनेस्टी कब से शुरू हुई होगी? 1630, यानी तभी तो 1600 से अगर ये 1900 तक रहा, 300 साल, 310 से 350 साल, ठीक है। तो अब जरा देखो, ऑटोक्रेटिक का क्या मतलब है? जो बस जिसका अपना ही रूल चले, ऑटोक्रेटिक रूलर। उस रूलर का क्या नाम था आशीष? जार निकोलस II, जार निकोलस, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे, इतनी तो बात हो गई, जार निकोलस II वहां का राजा था। What were the reasons? शुरू की कहानी तुमको पूरी समझ में आ गई? What were the reasons of Russian Revolution? Most important question। अब इसके 6 फैक्टर। पहला क्वेश्चन कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो 1890 में स्टार्ट हुआ। 1890 लिखे, तो यहाँ भी ठीक करो, 1890 करना है, तो रशियन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1890 से, ठीक है। चल अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या है, What were the reasons of Russian revolution? क्या क्या रिवॉल्यूशन के रीजंस थे, जरा इस चीज पे ध्यान दें। What were the reasons of Russian Revolution? देखिए, पहला रीजन इकोनॉमिक हार्डशिप। सबसे बड़ा रीजन ये था, दैट इज
85% population of Russia was agriculture based. ठीक है, एंड एट दैट टाइम वो लोग कहाँ काम करते थे? दे वर लैंडलेस, दे वर वर्किंग, किसमें काम करते थे? इन द लैंड्स ऑफ नोबिलिटीज। फ्यूडल सिस्टम यहाँ खत्म हो चुका है फ्रांस में, आवाज आ रही है? वहां अभी भी जार का शासन है ना, तो जार जिसको सामंत बना देता था, उसको जमीन देता था, वहीं लोग काम करते थे उसमें। और उनको क्या कहते थे? दैट इज, उनको सर्व कहते थे, और इस प्रोसेस को कहते थे सर्फडम। उनके यहाँ जो काम करने वाले थे, जो लोग फ्यूड समझते हो, सामंत, और फ्यूड पे जो काम करें उनको जो टैक्स दें, फ्यूडल सिस्टम हुआ। तो सामंतवादी प्रथा पूरे यहाँ पर भी रही है राजस्थान में। सबसे गरीब लोग थे, और यहाँ का जो सामंत था वो मेहरानगढ़ में रहा करता था। जोधपुर का राजा भी एक सामंत ही। समझ में आ गई बात की नहीं? तो क्या कहने, इट वॉज एग्रीकल्चर बेस्ड। ओके, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वर लैंडलेस। और कैसे थे? मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वर लैंडलेस एंड पुअर। ठीक है, दे वर एट सब्सिस्टेंस क्राइसिस। वो किस चीज पे जीवन निर्वाह करते थे? नाउ देयर लाइफ was in subsistence crisis. The revenue taken by जो फ्यूड है, जिनको सामंत कहते हैं, या सामंत ना लिखना चाहो तो कहीं कहीं तुम्हारी बुक में लिखा है कि नॉवेल्स, was very high। तो पहला रीजन क्या हुआ? कि लोग गरीब थे। ठीक है, दूसरी चीज, दैट इज द पिटिएबल कंडीशन ऑफ वर्कर्स। उस समय दो पार्टी चल रही थी रशिया में। कौन कौन सी चल रही थी बोलो? दैट इज रशियन वर्कर्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और गांव में कौन सी चल रही थी? रशियन रिवोल्यूशनरी पार्टी। गांव में अलग चल रही थी, और शहर में कौन सी चल रही थी? शहर में दो शहर हमने बताया। तो जैसे अभी जर्मन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी बोला, बिल्कुल वैसे ही रशियन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, उन्होंने डेमोक्रेटिक वर्ड और अब जरा देखिए दूसरी चीज देखिए कि अभी रूसी क्रांति के क्या कारण थे वो हम देखेंगे, लेकिन उस समय की कंडीशन देखो। रूसी कंडीशन क्या है? दैट इज एट दैट टाइम, दैट इज वर्कर्स कंडीशन। वो तो तुम्हें फार्मर्स की बताई कंडीशन। एट दैट टाइम सेंट पीटर्सबर्ग and Moscow were industrial city. The industrial cities, the urban cities. The population of these city rose to double in within 10%. 10 year, 10 साल में वहाँ की population क्या हो गई? डबल। लेकिन क्या किसी सिटी में डबल आदमी पहुंच जाए तो वहां हो पाएगा कुछ? तो द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डबल्ड विद इन 10 years। 10 years। एंड द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कैसी थी बताओ? कंडीशन
ऑफ वर्कर्स वाज पिटिएबल, क्रिटिकल थी। कैसे क्रिटिकल थी? दे लिव इन डॉर्म्स, लिव इन, जैसे सैनिक बैरक में रहते थे वो डॉर्मिट्री में रहते थे एक साथ, बड़े बड़े हॉल में, ठीक है। डाइन टुगेदर इन हॉल, ऐसा रहते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ खाते थे। डाइन टुगेदर इन हॉल। और साथ में क्या था? 4-4 मंजिल के डॉर्म्स थे, जिसमें -40 डिग्री में अगर उन्हें टॉयलेट करना होता था तो पहले नीचे उतरना पड़ता था, फिर बाहर जाके टॉयलेट करना पड़ता था -40 डिग्री। यानी सैनिटरी की भी कोई सुविधा है। तुम्हारी बुक में ही लिखा हुआ है। बोलो। फूड शॉर्टेज, अभी एक और पॉइंट आ जाएगा कि फूड शॉर्टेज क्यों हुई, क्योंकि अभी रूसो जापानीज बाहर आने वाले, तो वो भी हम देखेंगे। सारी कंडीशन एक एक करके देखेंगे। ओके, तो क्या हुआ बताइए? द वर्किंग आवर्स, अभी अभी लिखाया है, वर्किंग आवर्स वर प्रोलॉन्ग, ज्यादा थे। कितने ज्यादा थे बताइए? 10 से 12 घंटे। एंड सैलरी वॉज, ये सारी चीज समझ में आ गई। तो ये दूसरा चीज है वर्कर्स कंडीशन, ठीक है। दे फॉर्म्ड रशियन ये वर्कर्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो आगे की बात अभी हम देखेंगे लेनिन के बाद। तो अभी तो हम ये देख रहे हैं कि रशिया में क्यों रिवॉल्यूशन। तीसरी चीज देखो, दैट इज रूसो जापानीज वार। देख लो, रूसो जापानीज वार की जब मैं बात कर रहा हूं 1904 से 05 की बात। It has paved, the Bloody Sunday has paved the path for the Russian Revolution. सबसे पहले ब्लडी संडे हुआ, लेकिन इसने लोगों को प्रेरणा दी, वो लोगों के मन में दबी रह गई बात। धीरे धीरे फिर पॉलिटिकल पार्टीज बनी, सब कुछ बनने लगा। तो अभी ये देखो क्या हुआ, रशिया अर्लियर ऑल्सो डिफीटेड बाई जापानीज 5 टाइम्स, इतनी बार हार चुका, लेकिन फिर भी जार निकोलस ने छठा युद्ध छेड़ दिया, छठी बार भी हारा। सो रशिया already was defeated by Japanese. Japanese और इनकी पुरानी दुश्मनी है, Japanese by 5 times, 5 times ये हार चुका था। Tsar Nicholas started war with Japan in 1904। और क्या किया बोलो? Tsar Nicholas started war with Japan in 1904। Most of the young workers, जो भी यंग वर्कर्स थे उनको कहाँ भेज दिया गया? टू फ्रंट। एंड इन दिस वे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्रीज and agricultural work stopped. Most of the ration it was routed, उसे कहाँ रूट कर दिया गया? That is for war. So इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर चीज़ों की स्कैर्सिटी हो गई। ये 1905 की बात कर रहा हूँ, इसके बाद ब्लडी संडे का क्वेश्चन लिखवाऊंगा। समझ में आई बात कि नहीं? अभी वो भी बात आएगी कि इसके बाद फेमाइन हुआ, फिर 1914 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हुआ, धीरे धीरे ही चलना है जैसे जैसे। तो अब क्या हुआ, most of young workers were sent to front पर भेज दिया गया। and in this way factory production was reduced, वो रिड्यूस हो गया। और क्या हो गया? एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस वाज आल्सो रिड्यूस्ड, क्योंकि अब खेत में काम करने वाला कोई नहीं था। एंड क्रॉप प्रोडक्शन वाज, उसमें भी कमी आ गई।
रिड्यूस्ड भी लिख सकते हो, कर्टेल भी कर सकते हो। So most of the young soldiers war में मर भी गए थे तो point। मर भी गए थे, वहां पर तो मरे ही थे। अल्टीमेटली रशिया लॉस्ट हुआ, जापानीज के साथ क्या हुआ? सो इट वाज ए डिसकंटेंट अमंग पीपल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स डाइड हो गए। तो क्या उनके परिवार को डिसकंटेंट नहीं होगा कि इतने हारने के बाद तुम फिर से हमारे लोगों को मार रहे हो? सो मैनी सोल्जर डाइड एंड जापानीज वन वॉर। इसकी वजह से क्या होगा बोलो? अगर तुम युद्ध हार गए, खुद ही शुरू किया, ठीक है, दिस डिसकंटेंटेड, इससे लोगों में निराशा, असंतोष पैदा हुआ। दिस डिसकंटेंटेड पीपल, चौथी चीज, देयर वाज नो इलेक्टेड पार्लियामेंट अंटिल, ये तो बाद में ड्यूमा 1906 की बात हुई, लेकिन 1906 तक कोई वहां पर इलेक्टेड पार्लियामेंट थी? कोई नहीं थी। सो दैट इज ऑटोक्रेटिक रूलर, ऑटोक्रेटिक रूल। देयर वाज नो इलेक्टेड बॉडी, बॉडी का मतलब जैसे ड्यूमा उस समय कहा जाता था, इन रशिया अंटिल 1906 तक कुछ नहीं हुआ। ब्लडी संडे के बाद फिर अभी मैं बताऊंगा कि कैसे ड्यूमा बना, लेकिन तब तक कुछ भी नहीं था। एंड द जार वाज ऑटोक्रेटिक, दैट इज जार निकोलस II वाज ऑटोक्रेटिक, अपने मन मर्जी से चलाता था रूलर। इसके अलावा ही डू नॉट, मतलब ही डिड नॉट टेक वेलफेयर या लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल, वो कभी भी ध्यान नहीं देता था। लुक्ड आफ्टर किया ना क्या उसने? ही नेवर लुक्ड आफ्टर, ही नेवर लुक आफ्टर द वेलफेयर। और उससे क्या हुआ? वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल, ये चीज है। इसके अलावा हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज करप्ट, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था, मंत्री लोग थे, सिर्फ राजा ही खराब नहीं था, लोग भी शोषण करते थे। जितना फ्यूडल था, नोबिलिटी, सबको मिला लो तो सब क्या करते थे? जनता को शोषण करते थे, राजा को खुश करते थे, तो जनता की हालत खराब हो जाती। तो हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ and other nobilities at higher post, वो कैसे थे? at higher posts were corrupt। इतनी बात हो गई। एक और बात हो सकता है, जो रिवर नियर के राइट साइड वर्कर्स की फोटो होते थे, जब फैक्ट्री से होती अब बस उसको मैं ब्लडी संडे में लिखाने जा रहा हूँ। इतनी बात समझ में आई आपको? ही देखो इसके बाद ही आएगा, मैं एक तरह से एक जनरल चीज बता रहा हूँ, रशियन रिवोल्यूशन के क्या कारण थे, वो ब्लडी संडे में आ जाएगा। गरीब लोग थे, वर्कर्स डिसकंटेंटेड थे, राजा भ्रष्ट था, और राजा का सलाहकार रेस्प्यूटिन, जो जीवन में कभी नहाया ही नहीं था, और वो माला ही पहने रहता था, तंत्र मंत्र की बाबा, वो उल्टी पुल्टी सलाहें देता था इसको। इवन हर वाइफ अलेक्जेंड्रा वाज अ बैड एडवाइजर, जो खुद जर्मन की। तो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स इनमें पहले से ही हाई थे। ठीक है, अब चौथी चीज देखो, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया? ही वाज, वो जैसा कहता था जादू टोना वो वैसा मानता था। अभी तुमको रेस्प्यूटिन की फोटो दिखाता हूँ, रेस्प्यूटिन ऑफ रशिया। ये पूरे जीवन कभी नहीं आया, तुम्हारे बुक में ही लिखा है, इसका नाम भी लिखा हुआ, ढूंढोगे मिल जाएगा। और इससे दरबारी इतना चिढ़ते थे कि जब ये कोर्ट में आता था तो स्मेल भर जाती थी। तो रेस्प्यूटिन, बोलो बात समझ आए? वो सस्पिशियस लोगों को, इसको बाद में मरवा दिया गया था, एग्जीक्यूट कर दिया।
जार निकोलस के बाद इसकी भी मौत है, इसकी वाइफ की भी मौत है, सबका एग्जीक्यूशन है। तो क्या लिखे बताइए, ही वॉज हैविंग अ बैड एडवाइजर नेम्ड, क्या नाम है उसका बोलो, दैट इज ग्रिगोरी रेस्प्यूटिन। ऐसा व्यक्ति जो नहाता ही ना हो पूरे जीवन में, तो कैसा होगा। ही वॉज हैविंग, देखा बुक में है क्या, जापान से उसने, ऐसा तुम्हारी बुक में तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को उसने मारा है, क्या किया होगा। वो जापानी तो बहुत ही क्रूअल थे। बात की बात है, जापान ने बाद में जब 45 में वार किया था ना, रशियंस ने उसको खुद ही रास्ता दिखाया, आओ ऐसे करो, राजा उजा को ले करो, आगे की कहानी है वो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही वॉज हैविंग ए बैड एडवाइजर। कैसा एडवाइजर था, दैट इज रेस्प्यूटिन। तुम्हारी बुक में ग्रिगोरी नहीं लिखा है, पूरा नाम ग्रिगोरी है, रेस्प्यूटिन, हु वाज आल्सो ए सस्पिशियस कैरेक्टर। लोग उसको संदेह से देखते थे, ये कहाँ से जादू टोना लेके आ जाता। हु वाज आल्सो अ सस्पिशियस कैरेक्टर, वो कैसा व्यक्ति था, देखो देखने से कैसा लग रहा है, आल्सो अ सस्पिशियस। इतनी बात समझ में आ गई। अगली लाइन देखो, नेक्स्ट इज, और क्या क्या रीजन थे रशियन रिवॉल्यूशन के। चलिए चौथा रीजन लिखिए, जो उसकी वाइफ थी, जार की वाइफ जरीना, और उसका नाम था अलेक्जेंड्रा। तो उसकी वाइफ कौन हुई, जरीना अलेक्जेंड्रा। वो कैसी थी उसके बारे में देखो, देख लीजिए। अब अपनी बुक का एक मैप निकालो, तुम्हारी बुक में दैट इज इस तरीके से मैप बना हुआ है, ठीक है, मिला। कहने का मतलब है दैट इज, ये हंगरी ऑस्ट्रिया है, हंगरी और ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। अब इसके बाद इनका हैब्सबर्ग एम्पायर है, लेकिन ये क्या है बताओ, फ्रांस, ये क्या है, इंग्लैंड। अच्छा, इसके बाद यहां पर बोलो आरिश, यहां क्या होगा, यही मुख्य है, बोलो, बताते नहीं हो तुम, चीजें गुप्त रखते हो। सर्बिया, बुक मैप में खोलो पेज ना, दैट इज सर्बिया। अच्छा, नीचे यहां पर क्या है बोलो, ऑटोमन एम्पायर। अच्छा, ये रशिया, इधर पर रशिया, ये क्या है, जर्मनी। ओके, यहां तक की बात हो गई। बुक में वो पेज खोल लिया। अब चौथा रीजन लिखाने जा रहा हूं, उसके लिए इस मैप को देखो कि जब ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार सर्बिया में गए, तो उस समय उन पर वहां जो सर्बियाई लोगों ने, इन्होंने अनऑथराइज कब्जा कर रखा था सर्बिया पर, तो वहां पर जो सर्बियन लोकल्स थे उन्होंने गोली मार दी। यही फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत। फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे हुआ, यहाँ के राजकुमार जब यहाँ गए, तो जैसे हम लोगों के यहाँ खुला रिक्शा होता है ना यूपी बिहार में, उसमें घूम रहे थे बग्घी में, तो किसी ने उनको भी गोली मार दी। और किसको गोली मारी बताइए, दैट इज, ये देख लीजिए, ऑस्ट्रियन प्रिंस वाज शूटेड इन सर्बिया। दिस वाज द रीजन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये चीज देख लो, फिर आगे चलो।
ऑस्ट्रिया हंगरी प्रिंस वाज शूटेड इन सर्बिया। इस चीज को देखो, फिर आगे की बात करते। ये देखो, ये तुमको दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्रिंस भी है और उसकी क्वीन भी है, और किसी के हाथ में बंदूक दिख रही, ये देखो, ठीक है। दे वर शूटेड, किसको शूट कर दिया बताइए? दे वर शूटेड, प्रिंस को गोली लगी और क्वीन को भी लगी, दोनों पे गोली दिखाई दे रही, देखो ब्लड है। अब जरा देखो, इसके बाद सर्बिया का किसके साथ पैक्ट था? ठीक है, इनमें बाइलेटरल ट्रीटी थी, ठीक है। और किसी किसी देश में ये एक साथ आ गए, और देखो कौन कौन से ग्रीन कंट्री हैं, वो सब एलाइड फोर्सेस हैं, और जो रेड हैं वो कौन से हैं बताओ? पिंक वाले। तो पिंक वाले कौन कौन से हैं? सेंट्रल पावर। कौन कौन से हैं पिंक में सेंट्रल पावर? या एक्सिस पावर, धुरी शक्तियां, एक्सिस पावर। कौन कौन सी बोलिए? जर्मनी और ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी में भी, इनके बीच में भी बाईपार्टाइट संधि, और इन लोगों में संधि थी, ट्रीटी थी, ये एक साथ हो गए। और बताइए एलाइड पावर्स में कौन कौन साथ हो गया, और बाद में कौन कौन मिले? ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया तो एक साथ हो गए, सही है। इनका बाद में किसने साथ दिया? जरा उसी में नीचे पढ़ो कि किसने एक्सिस पावर का साथ दिया, ऐसा लिखा है। या सेंट्रल पावर्स का किसने साथ दिया बताइए? दैट लेटर ज्वाइन, उसको भी एक हल्के डार्क पिंक से दिखाया है, ऑटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया। इसके ऊपर क्या है? दैट इज बुल्गारिया। इन लोगों ने भी इनका साथ दिया। मैं इसको डार्क ग्रीन से दिखाता हूँ, इसका मतलब ये चारों एक हो गए। और युद्ध कब तक चला? अब किसने सेंट्रल पावर का साथ दिया, ये तो तुमको पता चल गया ना। किसने एलाइड सहयोगी या मित्र राष्ट्रों का साथ दिया? इनको माना जाता है ये धुरी राष्ट्र है जिनकी वजह से युद्ध हुआ। अब किसी की वजह से युद्ध होगा तो उसको सप्रेस करना पड़ेगा ना, तो किसने सप्रेस किया? मतलब इनको अच्छी कैटेगरी में नहीं रखा जाता, इन्होंने युद्ध करवाया, लेकिन फिर इन्होंने किसी जिससे युद्ध किया तो उनको दबाया भी जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे वो हैं जो फिर बाद में, जरा देखिए, रशियन एम्पायर, रशियन एम्पायर ये एलाइड फोर्सेस है। और कौन सा हुआ? ऊपर ऊपर तक रहेंगे रशियन एम्पायर, यहाँ तक। और फिर किसके बाद? फ्रांस, फ्रांस इनके साथ रहा, इंग्लैंड इनके साथ रहा। और बोलो कौन इनसे मिल गए? जरा देखो कौन ऐसे थे जिन्होंने एंटेंटे को सपोर्ट किया। एंटेंटे का मतलब है सहयोगी राष्ट्रों को। वैसा कलर देखो, क्या तुम्हें ग्रे टाइप दिख रहा है? इटली, ग्रीस, नीचे क्या क्या दिख रहा है? रोमानिया। तो ये है इटली, इटली, इसी के ऊपर यहीं पे ग्रीस है, ग्रीस, इटली ग्रीस हो गया। और किसने? रोमानिया, रोमानिया। समझ आ रही बात? क्या चीज? पोर्तुगीज का भी नाम दिया। तो पोर्तुगीज यहाँ पे है, स्पेन के बगल में यहाँ है पोर्तुगीज, दैट इज पोर्तुगीज, सही है। मेरा कहने का मतलब है, अब चौथा पॉइंट देखो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन तुमको समझ में आ गया कि क्या है? क्योंकि वो मार दिया गया था, मार दिया गया तो उसके बाद उन्होंने सर्बिया पे अटैक किया कि तो हम सर्बिया को छोड़ेंगे नहीं, मेरे राजकुमार को मार दिया। जब सर्बिया पे अटैक हुआ तो सर्बिया की किसके साथ संधि थी? इनके साथ संधि थी। इसने किस पर अटैक किया बोलो? ऑस्ट्रिया पर। ऑस्ट्रिया पर जैसे ही अटैक हुआ तो जर्मनी ने कहा, अरे हम लोगों में तो संधि है कि हम में से किसी एक पे कोई हमला करेगा तो हम दोनों उसको छोड़ेंगे नहीं। जैसे नाटो है आज 40 कंट्रीज़ का, एक पे भी हमला कर दो। आज टर्की पर बम मारा है ईरान ने, अब 40 देश ईरान को नहीं छोड़े। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, समझे, एक भी तुमने बम किसी भी देश पे गिरा दिया, आज टर्की पे गिरा दिया ईरान ने, अब 40 देश मिल के ईरान को मारेंगे। ऐसा खतरनाक इन लोगों ने कर रखा।
तो फिर इसकी वजह से क्या हुआ बताइए? बोलो, रशिया और जर्मनी आपस में दुश्मन हुए संजना की दोस्त हुए? सही कहती हो। तो इस तरीके से ये मैंने बताया सेंट्रल पावर में कौन कौन थे। एक्सिस पावर में या बुक में भी जो लिखा हो सेंट्रल पावर ही लिखा है, दैट इज जर्मनी थे। और कौन थे? ऑस्ट्रिया, हंगरी। और कौन थे? ऑटोमन एम्पायर। ये सब इनके साथ थे। अच्छा, बुल्गारिया भी था, जैसा कि आपकी बुक कह रही है। फिर एलाइड में कौन कौन थे? एलाइड पावर्स में रशिया, ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस। फिर और कौन आ गए? इटली, ग्रीस और पोर्तुगीज। और भी कोई आ गया? बेल्जियम आ गया। बेल्जियम में तो नहीं लिखा है ऐसा कलर। बेल्जियम का कलर तो उसमें, अच्छा बेल्जियम भी है, हाँ बेल्जियम और साथ में रोमानिया। कौन से ऐसे देश रहे जिन्होंने आज तक विश्व इतिहास में कभी युद्ध ही नहीं किया, और वो आज 3 विश्व के सबसे खुशहाल देश हैं? बोलो। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। विश्व के 3 हैप्पीएस्ट कंट्री। उन्होंने बोल दिया कि तुम बच्चे पैदा करो, पढ़ाएंगे हम, तुम बीमार हो इलाज हम कराएंगे, घर हम तुमको देंगे, तुम खुद नहीं खरीदना। अब पूरे हफ्ते में सिर्फ डेली 2.5 घंटे काम करो, वो भी 5 दिन। एक ही दिन में कर लेते हो अगर तुम उतने घंटे काम, तो पूरे 6 दिन आराम करो, डेली का 2.5 घंटे काम। ऐसा देश होगा कोई? कुछ भी तुम्हें नहीं टैक्स पे करना, पैसे बस कमाओ। कहते हैं हमारे पास सरप्लस पैसे, हमने युद्ध ही नहीं लड़ा। ऊपर के 3 देश देखो, दे रिमेन न्यूट्रल, तुम्हारी मैप में लिखा, देखा आपने? तो इस तरीके से 5th पॉइंट में क्या लिखूं बताओ? 5th पॉइंट है दैट इज द ज़रीना अलेक्जेंड्रा। ये बताने का सिर्फ मतलब मेरा यही था कि इनके बीच दुश्मनी थी। और ज़रीना अलेक्जेंड्रा कौन थी? जरा 5th पॉइंट देखो। कहने का मतलब है ये जो वर्ल्ड वार हुई है 1914 से 1918 तक चली है, WW1, सही है? That is the European soldiers were fighting in trenches and there was the minimal casualty among Europeans. यूरोपी खोद के जैसे जमीन के अंदर से नहीं फायर करते हैं। And these Russians were moving bravely on planes, और उससे 10 लाख रशियन मारे। This casualty was highest in the history. समझ आ गई बात? लेकिन उसके पहले हम इसकी बात कर लें जरा, इसकी वाइफ की, और उसका चित्र दिखा रहे तुमको। ज़रीना अलेक्जेंड्रा जो किसकी पोती थी? यस, जरा इसके बारे में बात करो। ज़रीना अलेक्जेंड्रा, देखिए ये ज़रीना अलेक्जेंड्रा है, दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, ज़रीना अलेक्जेंड्रा, ज़्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा इनका चेहरा, बस यही है। चलो, अब इससे पता चल गया वाज ऑफ जर्मन ओरिजिन, द वाइफ किसकी? ऑफ ज़ार वाज ज़रीना अलेक्जेंड्रा, और ये कहाँ की थी? ऑफ जर्मन ओरिजिन, जर्मन ओरिजिन की थी, ठीक है। व्हेन इन फर्स्ट वर्ल्ड वार द कैजुअलिटी वाज 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। 1 करोड़ तो ही गया ना, बुक में 10 मिलियन लिखा है। व्हेन
casualty of Russian soldier rose to 10 million. सर हाँ 7 मिलियन है। कितना लिखा? 7 सात दिखाओ कहाँ लिखा? Casualty. अच्छा फिर the destruction of property related to ठीक 7 million rose to 7 million. तो क्या हुआ बताओ? जार मूव्ड टू फ्रंट फॉर फाइटिंग वॉर. जार चला गया, जार निकोलस बोला हम जाएंगे अब. जार निकोलस मूव्ड टू फ्रंट फॉर फाइटिंग. कितनी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है. When in absence of Tsar, her wife Zarina Alexandra rusticated many administrative officers. अब उसके हाथ में पावर हो गई तो इससे लोगों को सस्पिशन हो. In absence of Tsar, उसी की अगली लाइन लिखी होगी. In absence of Tsar, Zarina rusticated many administrative officers. It created suspicion among people कि भाई ये जर्मन से लड़ रहे हैं तो जर्मन हमारा कैसे वफादार हो जाए. और उसने कैसे वो कर लिया देखो. तो दिस क्रिएटेड suspicion. This created suspicion among people. Next point देखिए, 6th point. During First World War, when Russian forces were defeated and retreated, वो पीछे चली गई. They burned all their crops and houses so that the European forces, if try to move ahead, could not survive. अगर फसल ही तुम जला दोगे तो क्या रशिया जब जर्मन की फोर्सेस आगे बढ़ेंगी या यूरोप की तो क्या वो जिंदा रह पाएंगी? लेकिन इसकी वजह से इट क्रिएटेड 3 million refugees itself in रशिया. बात समझ आ गई बात की नहीं? उसी की अगली लाइन जिसमें 7 million लिखा, अगली लाइन पढ़ो. When यूरोपियन का मतलब तुम ऐसे लिख दो व्हेन सेंट्रल पावर. मेरा कहने का मतलब जर्मनी तो रहा होगा जिसने ये काम किया होगा. तो जर्मनी ने व्हेन सेंट्रल पावर डिफीटेड, किसको डिफीट किया? ठीक है, डिफीटेड Russia, then they started retreat back. बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी सुनी है? 26 जनवरी को सब लोग अपने अपने घर लौटते हैं. 26 जनवरी के 3 दिन बाद इसको कहते हैं बीटिंग रिट्रीट. नगाड़े बजाते हुए 1 महीने से लोग वहाँ रहते हैं, परेड की प्रैक्टिस करते हैं. फिर 3 दिन बाद शानदार आयोजन होता है, दैट इज राष्ट्रपति भवन. और सबको विदा किया जाता है अच्छे डिनर के साथ. उसको रिट्रीट का मतलब अब अपने घर में विदाई करो. तुम्हारे घर मेहमान आ गया तो उसको क्या करते हो? विदा करते हो. उसी को देन दे रिट्रीटेड बैक. अब वो क्या हुए? रिट्रीटेड का मतलब पीछे हटना. रिट्रीटेड बैक एंड बर्न all their crops and houses so that enemy forces could not survive. Enemy forces could
नॉट सर्वाइव। तो बात समझ में आ गई। दिस क्रिएटेड 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। वहां के लोग तो रशिया गए थे, अपनी ही जमीन तुम जला रहे। सो दिस क्रिएटेड 3 मिलियन रिफ्यूजीज in Russia. ठीक है। So due to long war, people were fed up. ये जो long war involvement of Russia in First World War, the people were fed up and they were now in subsistence crisis. अब वो किस पर आ गए थे? They want at any cost the war should end. Due to long war, people were fed up and they wanted war to end and returning back of their soldiers. इतनी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रशियन रिवॉल्यूशन में। ये अपने आप में सबसे नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे कुछ लिख लोगे तुम अपने आप से, ठीक है। अब आगे की बात करो कि राइट ए नोट ऑन ब्लडी संडे, वो भी आता है। इस चीज को देखो, देखिए। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 2 पर। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस चीज के बाद आ जाएंगे। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हु वर लिबरल्स? लिबरल्स कौन थे? रेडिकल्स कौन थे? पहले ही पेज पे लिखा हुआ है। एंड कंजर्वेटिव्स। दो लाइन सब पे लिखनी है कि इनका मानना क्या था। लिबरल्स कौन थे? जरा इस चीज को ध्यान दीजिए। That is, liberals were the social group या groups who wanted a nation. वो ऐसा नेशन चाहते थे, बिल्कुल बुक की लैंग्वेज दिखा रहा हूं, which tolerated all religion, जिसमें सभी रिलीजन को जगह मिले। which tolerate all religion. They also wanted a form of elected government. वो क्या चाहते थे? Elected government in which अविश वोटिंग राइट किसे दिया जाना चाहिए? बोलो। Correct. In which voting right is to be constrained या confined to rich men, जिनके पास लैंड है। सबको नहीं दिया जाना चाहिए। To be given to those men, फीमेल को तो दिया ही नहीं जाना चाहिए, ठीक है। Who had property, propertied man भी कह सकते, इसको दिया जाना चाहिए। To those men with property. They were against universal adult franchisee and women voting rights. वे किसके विरोध में थे? They were against universal एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी सार्वभौमिक मताधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या मतलब होता है? अडल्ट फ्रेंचाइजी दैट इज सार्वभौमिक, क्योंकि हिंदी रहती है तो आसानी से समझ में आ जाता है।
मताधिकार, ये उसके विरोध में थे। एंड वर ऑल्सो अगेंस्ट फीमेल वोटिंग राइट, सही है, एंड अगेंस्ट फीमेल वोटिंग राइट्स। इन दोनों में भी अंतर आ सकता है या इन दोनों में अंतर आएगा, तीनों में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें अपने हिसाब से लिख लेना है, इन्हीं दो में आएगा। अच्छा, अब तुमको लिबरल बता दिया, बिल्कुल वही चीज लिखाई है, देखो इसमें जो बुक में लिखा हुआ है। अब आगे देखिए कि एट दैट टाइम वहां कौन कौन सा कंपोजिशन रहता था बताइए। दैट इज कैथोलिक चर्च के लोग रहते थे, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ रशिया क्या थे एट दैट टाइम, यानी वहां की पॉपुलेशन कंपोजिशन बता रहा था। तो दैट इज मोस्ट ऑफ द पीपल वर प्रोटेस्टेंट, और कौन कौन से थे बताइए। प्रोटेस्टेंट थे, बुद्धिस्ट थे, एंड दैट इज कुछ कैथोलिक थे और कुछ मुस्लिम थे। बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स एंड स्मॉल नंबर ऑफ कैथोलिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, तो वो चाहते थे कि सभी जो लोग रह रहे हैं वो कैसे रहने चाहिए, मिलजुल के रहने चाहिए। प्रोटेस्टेंट का मतलब तुम समझते हो कि जिस समय पहले की बात की जाए 1860 से प्री और पोस्ट, इससे पहले 1860 से पहले आपको मालूम है पोप का राज्य था। किसका राज था? रोम में पोप थे। इटली है, इटली के मिडिल में यहाँ पे क्या था? रोम। और रोम में कौन रहता है अभी, जिसको वेटिकन सिटी कहते हो? वेटिकन सिटी में ही तो पोप रहते हैं। वो एक ऐसा छोटा सा देश है जिसमें 776 लोग ही रहते हैं, सही है। तो वहाँ पोप है, जो पोप को मानता है उसको कैथोलिक कहते हैं, और जो सिर्फ गॉड को मानता है उसको क्या कहते हैं? दैट इट इज कॉल्ड प्रोटेस्टेंट। जिसने विरोध किया, ये क्रिश्चियनिटी की दो शाखाएं, दीज आर द टू क्रीड्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। एक है बिल्कुल भगवान को मानो, और किसको मानो? राजा को भगवान मानो, जीसस क्राइस्ट को मानो, और पोप के सामने जहां देखो झुक जाओ। दीज आर स्ट्रिक्ट रेडिकल्स। सब समझ में आई? ये पोर्तुगीज की जो मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने पूरे गोवा में मारकाट मचा दी, ये कैथोलिक्स। अभी इस समय 95% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है वहाँ। जितने वहाँ के नेटिजन्स थे ना, बोला धर्म बदलो और नहीं तो मरने को तैयार। कैथोलिक इतने रेडिकल्स होते हैं, पोप को मानो। आज 95% वहाँ पे सब, वहाँ पे इंडियन कल्चर नहीं है। समझ में आया? तो कौन कौन से लोग थे बोलो? क्या वहाँ कैथोलिक्स थे जो बिल्कुल पक्का मानते हैं, जैसे सुन्नी कट्टर मुसलमान, और शिया सूफी को भी मानता है, सबको मानता है, गुरुओं को भी मानता है। तो जो शिया होगा वो सॉफ्ट हार्टेड होगा, और जो सुन्नी होगा बस वो तलवारी लिए घूमने वाला, जरा सा दायां बायां किया नहीं, 5 की जगह 4 बार नमाज पढ़ी, जाओ गर्दन अलग। ये होता है वहाँ। तो उसी तरह इनमें भी है, एक कट्टरवादी होते हैं और एक कौन होते हैं? उदारवादी। तो इस तरीके से प्री कौन थे बोलो? प्री हो गए कैथोलिक। और ये बोलो पोस्ट कौन से हुए? मार्टिन लूथर को जानते हो? मार्टिन लूथर जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार की हुआ, इसने सारे चर्च में जा जाके एक पेपर चिपका दिया, ये सारे जो फादर हैं ये झूठ बोल रहे हैं, सच्ची बात बाइबल में। फिर अब जब सारे प्रोटेस्टर्स मार्टिन लूथर के साथ हो गए। मार्टिन लूथर एक व्यक्ति था, एक्टिविस्ट था। उसने क्या किया? प्रिंटिंग प्रेस का आदमी था, उसने सब जगह पेपर चिपका दिया चुपचाप और अपना नाम लिख दिया। सारे लोग जिन्होंने प्रोटेस्ट किया चर्च का, वो क्या कहलाए? प्रोटेस्टेंट। और एक ये अलग ग्रुप ही बनी। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हीनयान, महायान जैन धर्म के हैं, श्वेतांबर, दिगंबर ये बुद्ध धर्म के हैं, इस्लाम में शिया सुन्नी हैं, और हिंदू में सनातन धर्म में शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, नागा संप्रदाय है। उसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी में कौन कौन से 2 ग्रुप हैं? कैथोलिक्स हैं, और दूसरा कौन सा है? प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट यानी जो ज़्यादा मानते नहीं, बस गॉड को नमस्ते कर दिया तो कर लिया। रशिया में ऐसे ही लोग, रेडिकल नहीं। प्रोटेस्टेंट
तो तुम्हें समझ में आ गया बात कि नहीं? जिन्होंने चर्च का प्रोटेस्ट किया, डू नॉट फॉलो चर्च, और इसे मुझे पता है, सो डू नॉट फॉलो चर्च, और ये फॉलो पोप, पोप को भी फॉलो करते हैं। इतनी बात होगी। आगे की बात देखो, जैसे कंपोजिशन बता दिया, जिससे रशिया में आगे की बात जब मैं बताऊं तो तुमको ये याद रहे। लिबरल्स के बारे में समझ में आ गया। अगली बात देखो, दैट इट इज, नेक्स्ट लाइन क्या कही गई बताइए, रेडिकल कौन थे? अब रेडिकल की बात, रेडिकल वांटेड मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट, वो चाहते थे रशिया में किसका शासन हो? बताओ हरीश। बिल्कुल सही, इसे तुरंत ध्यान से सुना। 85% प्रोटेस्टेंट, वो चाहते थे प्रोटेस्टेंट का हिसाब, रेडिकल थे, अतिवादी, रेडिकल्स, इसको क्या कहते हैं? अतिवादी। अच्छा, लिबरल्स को क्या कहते हैं? उदारवादी। सोशलिस्ट को क्या कहते हैं? समाजवादी। कंजर्वेटिव्स को क्या कहते हैं? रूढ़िवादी। ऑर्थोडॉक्स, इसको क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स। जो पुरानी रीत चल रही है, अरे बृहस्पतिवार को दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, मंगल के दिन ये नहीं करना चाहिए, शनिवार के दिन लोहा नहीं लाना चाहिए, समझे? कंजर्वेटिव आदमी क्या, जो बिल्कुल पुरानी परंपराओं को माने उनको कंजर्वेटिव। अब हम रेडिकल की बात करें। रेडिकल नेक्स्ट पेज पे लिखा है, तो बोलो रेडिकल कौन से? यहाँ पे लिखा है देखो, इन कंट्रास्ट रेडिकल्स, जो ये लिखा है वही चीज मैं लिख दे रहा हूँ। दे वांटेड अ नेशन, कैसा नेशन चाहते थे? अ नेशन बेस्ड ऑन मेजॉरिटी पीपल, सभी लोग चाहते थे, दे ऑल वांटेड टू अपरूट ये मोनार्की। इनमें से कोई चाहता था क्या कि मोनार्की रहे? सब चाहते थे हट जाए, लेकिन आए क्या वो अलग अलग। ये इलेक्टेड फॉर्म की गवर्नमेंट चाहते थे, वो क्या चाहते थे? प्रोटेस्टेंट हो, जैसे कि सिंघली और तमिल, तो तमिलों को उन्होंने हटा दिया, श्रीलंका ने बोला सिर्फ सिंघली बौद्ध लोगों का ही शासन होगा, सिंघली को ना नौकरी मिलेगी ना कुछ मिलेगा। श्रीलंका में जो तमिल थे उन्होंने लिट्टे बना ली, दैट इज लिबरेशंस ऑफ टाइगर हिल, और 90 साल तक सिविल वार किया, और श्रीलंका में इतना खून खराबा हुआ। मान लो मैं ये बोलूँ कि इतनों को नौकरी मिलेगी और 4-5 लोगों को नहीं मिलेगी, तो बताओ तुम अगर हमारे ही घर के हो और तुम्हें ना नौकरी दी जाए तीनों को, तो तुम लोग हथियार नहीं उठा लोगे? ऐसे ही इनकी जो रेडिकल्स की यही सोच थी कि जो ज़्यादा हैं वही शासन चलाएं। लेकिन क्या ऐसा कभी चल सकेगा किसी समाज में? सबको आपको इंक्लूसिव गवर्नमेंट होती है, ये एक्सक्लूसिव हो सकती है। तो इसलिए दे वांटेड नेशन बेस्ड ऑन मेजॉरिटेरियन पीपल। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? अच्छा, दे सपोर्टेड, और क्या था बताइए? दे सपोर्टेड वुमेन्स वोटिंग राइट, जिसको कहते हैं सफ्रेटेज। तुम्हारी बुक में क्या लिखा है? वुमेन्स वोटिंग राइट। वुमेन्स वोटिंग राइट को ये सपोर्ट करते थे, दैट इज, इसे क्या चीज कही गई है? सफ्रेगेट। और इनका कुछ विजन था क्या? ये चाहते थे, दे अपोज्ड प्रिविलेजेस ऑफ, इसमें ये कहते थे, अच्छा तुम बताओ लिबरल क्या चाहते होंगे? क्या अमीरों की जमीन गरीबों को दे दी जाए कि नहीं चाहते? क्योंकि ये चाहते थे अमीर वोट दें। जो ये कहेगा अमीर वोट दे, वो ये क्यों कहेगा कि अमीरों की जमीन गरीब को दे दो? और रेडिकल क्या चाहते थे? पढ़ो, उसमें लिखा है, दे वांटेड, यस, और सबको राइट्स मिले, यानी गरीबों को भी मिले, और वो ये भी चाहते थे कि लैंड ऑफ लैंड ओनर्स एंड रिचेस प्रॉपर्टी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। देखो पढ़ो, उसमें लिखा है, दे वांटेड दैट property of riches and land of landowners
शुड बी किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड among all equally। इतना ही तुम्हें रेडिकल के बारे में लिखना है, ठीक है, प्रिविलेज नहीं था। इसके बाद अब जरा बात करो कंजर्वेटिव क्या चाहते होंगे, अब इस बताओ जरा, एक लाइन बताओ। हाँ, और यहाँ तक कि दे वांटेड द रूल ऑफ नोबेलिटी एंड देयर शुड बी ग्रेजुअल चेंज इन सोसाइटी। वो ये नहीं चाहते कि मोनार्की को उखाड़ फेंका जाए, दे वांटेड दैट चेंजेस, रिवॉल्यूशन नहीं चाहते थे, रिवॉल्व का मतलब 180 डिग्री का नहीं चाहते थे, शुड कम वो भी चाहते थे इन ग्रेजुअल मैनर, ग्रेजुअल। और कोई खास बात कंजर्वेटिव की, दे वर लॉयल्स टू नोबिलिटीज, वे किसके लॉयल थे, नोबिलिटीज के एंड मोनार्क, किसके, यस ये बात सही है, दे वर लॉयल टू नोबिलिटीज एंड इंपीरियल्स। लेकिन पीपल के बीच में रहेंगे तो उस तरीके की वो बात करेंगे, तो वो थोड़ा बहुत ही चेंज चाहते थे। अब हम लोग बात करते हैं कि राइट ए नोट ऑन ब्लडी संडे। दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन दैट इज इसके अलावा भी देयर वर सम अदर ग्रुप्स लाइक सोशलिस्ट्स भी थे, जैसे हमने बताया जो कार्ल मार्क्स की उससे प्रभावित थे, सोशलिज्म वहाँ भी तो पहुँचा होगा। नेशनलिस्ट भी थे जो चाहते थे पूरा रशिया एक नेशन हो जाए, ऐसे भी थे। तो कम्युनिस्ट उसको तुम वहाँ सोशलिज्म कहो, चाइना में वही चीज़ कम्युनिज्म हो गई। चाइना में गांव को कम्यून कहा गया, तो इसलिए उन्होंने कौन सा वर्ड उठाया, कम्युनिज्म। जबकि यहाँ के ग्रुप को सोवियत कहा गया, वहाँ के गांव को क्या कहा जाता है, इसीलिए उसे सोवियत रिपब्लिक कहा गया, यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। वो बाद में टूट गया, तो बाद में अब वो रशिया बन गया। उसको पहले 26 देशों का समूह था, ये सब अजरबैजान, स्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, ये आर्मेनिया, इन सब को मिला के पोलैंड, यूक्रेन, ये सब है। ये अमेरिका ने अभी तोड़ा 86 में, जब मिखाइल गोर्बाचोव के समय में सब तोड़ के अलग कर दिया। रशिया बहुत बड़ा शक्तिशाली था, समझ में आ गई बात आपको। तो सोवियत था नाम वहाँ पर, एक गांव के लोगों के समूह का क्या नाम था, सोवियत, तो इसीलिए उसको सोवियत रूस कहते हैं। और कम्यून किसको कहते हैं, गांव को, कहाँ पे कहते हैं, चाइना में, तो इसलिए वहाँ कम्युनिज्म है और यहाँ सोशलिज्म, जबकि यूरोप में मार्क्सिज्म है। वो बात समझ में है, वही नाम, लेकिन जहाँ का जो लोकल नाम होगा उसी पे तो रखेंगे। अब आगे का नाम देखो, दैट इज अगला क्वेश्चन, दिग्विजय क्या है बताइए, जस्ट एक अवेयरनेस के लिए। यस, द राइट ए नोट, ये कब हुआ है, ब्लडी संडे की इवेंट, थोड़ा बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ नोट ऑन ब्लडी संडे। तो जरा पेज निकालो जिसमें ये सब फादर गैपॉन और ये सब मूव कर रहे हैं, ऐसा कोई तुम्हारे में है, पेरिस कम्यून के बाद ही होगा। कार्ल मार्क्स का भी नाम देखो इसमें दे दिया है, 1883 नीचे दिया है कि नहीं, और फ्रेडरिच एंजल्स भी आप देख रहे हैं पेज 28 पे, ये दोनों मिलके एक ही काम बताए थे। फ्रेडरिच एंजल्स की तुमको फोटो दिखा दे, वो कार्ल मार्क्स की तरह ही दिख रहा है, ये देखो, ये दोनों ने मिलके, और तुमको अभी बताया था ये जब गरीबी की अवस्था में हो गया उसको पैसा कौन भिजवाता था, फ्रेडरिच एंजल्स ही भिजवाता। पूरी कहानी पढ़ो कार्ल मार्क्स की तो पता चले, दैट इज फ्रेडरिच एंजल्स। ये देखिए, बिल्कुल तुमको लग रहा है थोड़ा बहुत भी फर्क है,
वैसा ही चेहरा मिलता जुलता है। कोई इसको पहले कोई देख ले तो ऐसे लगे जैसे यही कार्ल मार्क्स है। ये दोनों दोस्त थे और इन्होंने मिल करके ही मार्क्सिज्म, मार्क्स ने ज़्यादा लिखा तो मार्क्सिज्म कहलाया, लेकिन दोनों की एक ही कॉन्सेप्ट थी। चलिए, राइट ए नोट ऑन ब्लडी संडे। तो ये किस पेज पे, चेक करो तुम अपने बुक में, इनकी फोटो देखो, ये कैसे डॉर्मेट्री में रह रहे हैं, कैसे सो रहे हैं। पेज नंबर 31 पे देखो, इट इज नॉट ए गुड कंडीशन हाउ दे आर लिविंग एंड स्लीपिंग। चलिए, तो किस पेज पे है ये? चलो, पेज नंबर बताइए तो मैं करूँ। 33 पे। चलो, अब देखो कि ओके, देखिए, दैट इज 1905 रिवोल्यूशन। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? It was also called 1905 revolution in Russia. रशिया में जहां एक नीवा नदी बहती थी, नीवा रिवर थी। अच्छा, नीवा रिवर के इधर पर वर्कर्स हाउसेस थे और नीवा के इधर बड़े बड़े पैलेस थे, विंटर पैलेस और इस तरीके से और भी जो बहुत अच्छी अच्छी जगह थी। और जबकि यहाँ पे क्या थी, दैट इज फैक्ट्रीज थी, ये सब फैक्ट्रीज थी और ये सब था, और वर्कर हाउसेस थे। बोलो, बात समझ आ गई? एक तरफ अमीर लोग रहते थे, एक तरफ गरीब लोग रहते थे, ऐसा नीवा था। ये राइट था, राइट ऑफ नीवा। और ये क्या था? ओके, नाउ देखिए, बात की जा रही है 1905 की। उस समय की घटना है जब जापान से बाहर चल रहा था और बहुत सारे यंग पीपल भी भेज दिए गए थे और यहाँ सब बूढ़े बूढ़े लोग थे। खाना भी सब कहाँ भेज दिया गया था? फ्रंट में, क्योंकि 1904 से 5 तक जापानीज बाहर चला था कि नहीं चला था, तो सारा खाना उनको खाने की कमी नहीं होनी चाहिए, उसी वजह से ये सब हुआ। तो ना, अब जरा देखिए, जो रशिया के मुस्लिम थे वो यजीदी कहलाते थे। यजीदी जो आज नाम सुनते हो, उनको वहां क्या कहा जाता है? यजीदी। यजीदीज गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। ये ऐसा चाहते हैं कि दैट इज मॉडर्न मुस्लिम है, हमारे बच्चे अच्छी अच्छी जगह पढ़े, हम ज़्यादा बहुत इस्लाम को बैकवर्ड में नहीं ले जाना चाहते हैं कि बिल्कुल हमें इस्लाम से चाहिए। ऐसे ही जो रशिया के मुस्लिम्स थे वो मॉडर्न थे, लेकिन उनको कहा गया जदीदी। जरा देखो, तुम्हारे बुक में लिखा है कि ऐसा कुछ नाम, जदीदीज। दीज वर मॉडर्न मुस्लिम, वही लिखा है, तो जदीदीज। अब जरा देखिए, नाउ द ईयर 1904 was bad for workers। क्यों वर्कर्स के लिए बैड था? ठीक है, एज प्राइजेस, क्यों प्राइस क्यों बढ़ गए थे बोलो? ऑफ कमोडिटीज या एसेंशियल गुड्स, एसेंशियल गुड्स रोज अप टू 20%। किसकी वजह से? ड्यू टू रूसो जापानीज वार। अच्छा, इस वार की वजह से पैसे बढ़ गए। हाउएवर द सैलरी वाज नॉट इंक्रीज्ड। सैलरी ऑफ वर्कर बढ़ी?
और हर चीज़ के दाम बढ़ा दो तो अब से तुम्हारी क्या परचेजिंग कैपेसिटी वही रहेगी कि घट जाएगी? बट सैलरी वाज सेम या नॉट इंक्रीज, बढ़ाई नहीं गई थी। इसकी वजह से क्या हुआ? दैट इज नाउ 4 मेंबर्स ऑफ अ फैक्ट्री, जो इनकी रशियन वर्कर्स एसोसिएशन थी, 4 मेंबर्स ऑफ अ फैक्ट्री वर एक्सपेल्ड, उनको निकाल दिया गया काम से। भाई कि काम ही नहीं है, जब कोई खरीद ही नहीं रहा, सामान बिक ही नहीं रहा, तो चलो तुम्हारी छुट्टी, जाओ घर बैठो। तो इससे क्या हुआ? इससे द वर्कर्स बिकम, देयर वर्कर्स यूनियन बिकम डिसकंटेंटेड, कि हमारे 4 आदमी को निकाल कैसे दिया, काम नहीं है तो ऐसे तुम ऐसे थोड़ी किसी को निकाल दोगे। सो हाँ, goods prices 20% increase होने पर्टिकुलरली लिखा नहीं है, और डिक्रीज है लिखा है। तो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी उसी के से, दैट इज सो रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%। तो ऐसा लिख देना। रियल वेजेस डिक्लाइंड का क्या मतलब है? रियल वेजेस का मतलब तुम समझते हो? एक्चुअल परचेजिंग पावर। तुम वही लाइन लिख देना। मतलब जैसे प्राइस अगर 20% बढ़ते हैं तो तुम्हारी परचेजिंग पावर 20% कम हो जाएगी, इस तरीके से होता है। रियल वेजेस का मतलब समझे घटाया नहीं गया उनका पैसा। लेकिन और बुक्स में जब तुम पढ़ोगे तो ये, या इसमें भी देखोगे नेट में, तो पता चल जाएगा कि चीज़ों की कीमतें बढ़ गई तो उनकी परचेजिंग पावर कम। रियल वेज का ये मतलब है, वेजेस नहीं लिखा है, रियल वेजेस यानी उनकी परचेजिंग कैपेसिटी। सही है? ऐसे अगर तुम पैसे घटा दोगे सैलरी, तब तो वर्कर यूनियन है उनकी, ऐसे ही तो भड़की हुई है। सब एक साथ ग्रुप में बैठते थे, कुछ करते थे, फैक्ट्री में एक साथ वो स्टॉप कर देते थे, ऐसा है। तो अब अभी मैं उनकी पॉलिटिकल कौन कौन सी पार्टीज थी उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन देखो, सो वर्कर्स यूनियन क्या हुई बताओ? यूनियंस, जो वर्कर्स यूनियन बिकेम डिसकंटेंटेड, उन्होंने क्या किया? कॉल्ड ए स्ट्राइक, कॉल्ड अ स्ट्राइक। बोलो कितने लोग आ गए स्ट्राइक में? 1,10,000 वर्कर्स। पढ़ो वहां पे क्या लिखा है? सिर्फ इतने लोग वर्कर्स इन, कॉल किया उन्होंने 1,10,000 वर्कर्स सिर्फ अकेले इन सेंट पीटर्सबर्ग में, अकेले वहीं पर ही वेंट ऑन स्ट्राइक। पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। ये बात कब की है? 1904 की है। इसके बाद नाउ 1904 की बात है, और ये तुम्हें जो बात बताई जा रही है फरवरी में ब्लडी संडे हुआ है, और ये दिसंबर की बात है। धीरे धीरे 2 महीने में ऐसा हुआ है। 1904 में भी मैं कह रहा हूँ तो ये विंटर है। इट वॉज द टाइम ऑफ विंटर, दिसंबर 1904। सही है? सो इट वॉज द टाइम ऑफ हार्श विंटर। That is December 1904। अब आगे पढ़ो क्या हुआ? They also had many other demand reduction in working hours and improved the working condition. Workers demanded कैसी working condition? Good working condition और increased in wages, increase in wages। अच्छा, ये लोग अब कहाँ निकल के आए बताइए? नाउ दे क्रॉस्ड, वर्कर्स की बात की गई तो विंटर। सो ए लॉकडाउन टुक प्लेस ऑन द राइट साइड ऑफ रिवर नीवा इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में उन्होंने क्या जड़ दिया? जाके ताला जड़ दिया, कोई नहीं जाएगा। ए लॉकडाउन, लॉकडाउन तो तुमने भी देखा है ना, तो मतलब लॉकडाउन टू प्लेस इन अ फैक्ट्री। कहां पर?
on right bank of, on right bank of river नीवा। अच्छा, एक वहाँ फादर थे, वो थोड़े जेनरस थे, बहुत उदारवादी थे, तो फादर गेपॉन थे, वो उनके साथ। That is workers crossed river Niva and came to left hand in front of Winter Palace। और उस वो पॉश जो सड़क थी उसका क्या नाम दिया है तुम्हारे बुक में? उसका भी नाम दिया है कि फादर गेपॉन के नेतृत्व में जब वो लोग आगे बढ़े तो ये देखिए, विंटर पैलेस, दैट इज वर्कर्स अटैक्ड बाय पुलिस एंड कोसैक्स। इसमें कुछ ऐसा नाम दिया है? नहीं दिया तो कोई बात नहीं, उस जगह का भी नाम है, छोड़ दीजिए। नाउ वर्कर्स क्रॉस्ड रिवर नीवा, केम टू लेफ्ट साइड एंड मार्च डे प्रोसेशन। और ये कैसा प्रोसेशन था? क्या कोई उनके हाथ में हथियार या कुछ ऐसे थे क्या कि पीसफुल था? मार्च डे पीसफुल प्रोसेशन अंडर लीडरशिप ऑफ, अंडर लीडरशिप ऑफ फादर गेपॉन। इन फ्रंट ऑफ, किसके सामने निकाला बोलो? इन फ्रंट ऑफ विंटर पैलेस। ऐसा काम उन्होंने किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ? नाउ दैट इज द पुलिस, ये जो किंग ऑर्डर पुलिस एंड कोसैक्स, उसकी निजी सेना थी, पुलिस एंड कोसैक्स, टू ओपन फायर ऑन वर्कर्स। 100 workers were killed and 300 were injured. This event is named as Bloody Sunday. What were the repercussions of Bloody Sunday? इसके आफ्टर मैथ्स क्या हुआ? क्या इसके बाद लोग चुप बैठ गए? फिर क्या हुआ बताओ? हाँ, तो दैट इज रिपरकशंस, यानी परिणाम, रिजल्ट्स ऑफ दिस इवेंट। इसको लोगों ने बोला कि अगली लाइन पढ़िए, तो क्या हुआ बताइए? स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर कंट्रीज। स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर कंट्रीज। यूनिवर्सिटीज वर शट डाउन। सब यूनिवर्सिटीज वर शट डाउन। और क्या हुआ बताइए? नाउ इसके अलावा स्टूडेंट बॉडी वॉकड आउट कंप्लेनिंग अबाउट सिविल लिबर्टीज। स्टूडेंट वॉकड आउट, डिमांडिंग कि हमें भाई अधिकार चाहिए, सिविल लिबर्टीज की मांग होने लगी। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टेब्लिश्ड यूनियंस। लॉयर्स, डॉक्टर्स,
इंजीनियर्स, और किसने, इंजीनियर्स एंड मिडिल क्लास वर्कर्स। वर्कर्स डिमांडेड एन इलेक्टेड बॉडी। अगली लाइन बोलो मोहजीत। अब इसके बाद क्या हुआ, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज छूट गई है। यस, अंडर प्रेशर ऑफ दिस, ये जो भी है, अंडर प्रेशर ऑफ दिस इन 1906, दैट इज किंग जार निकोलस फॉर्म्ड फर्स्ट ड्यूमा which was elected parliamentary body। बेटा भाई नहीं लिखा, हाँ तो वो दो अलग अलग कैलेंडर है, किसी किसी में इसमें देखेंगे तो 6 दिखाता है, तो कहाँ लिखा है साहब, ड्यूमा के बारे में लिखा है। चलो मैं इससे देख ही लेता हूँ। When was first ड्यूमा formed? The first state Duma was formed in April 1906. Opening officially. तो उसमें मतलब ये लिखा है कि उसके बाद, अगर अप्रैल है तो ज़्यादा से ज़्यादा 13 दिन पीछे जाओ, 1906 ही मानो। बुक में वो ड्यूमा की डेट नहीं लिखी है, ठीक है। सो जो जार था केम अंडर प्रेशर। फिर इसके बाद क्या हुआ, समय तो लगेगा, फरवरी रिवॉल्यूशन इसे माना जाता है। इसे कौन सा रिवॉल्यूशन माना जाएगा, फरवरी, मतलब ये कब हुआ, जो भी है विंटर रिवॉल्यूशन 1905 ब्लडी संडे करके ही जाना, इतना ही जाना जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, केम अंडर प्रेशर एंड फॉर्म एन इलेक्टेड बॉडी कॉल्ड एंड फॉर्म एन इलेक्टेड बॉडी कॉल्ड ड्यूमा। ये पहला ड्यूमा था इन 19, बोलो बात समझ में आ गई, 1906 में इसने पहला ड्यूमा बना दिया। इसके बाद की कहानी कौन कौन सी पार्टी थी, लेनिन ने क्या किया, स्टालिन ने क्या किया, वो सब कल हम लोग पढ़ेंगे, कल 4 to 6 पे जो आपकी क्लास।